हेलो स्टूडेंट्स। तो हम वापस हैं हमारे चैनल पे और अब हम पढ़ेंगे आज। अब हम नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री का है और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर से जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बुक में आपके बुक के थ्रू ही जाएंगे हम लोग। आपकी बुक में जो लिखा है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके, तो आपकी बुक में क्या लिखा है? मैटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। तो मैटर जो होता है वो हमारे सारे तरफ, चारों तरफ प्रेजेंट होता है मैटर। और मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। पर एक बात बताइए, क्या हमें ये जो क्लासिफिकेशन था सब्सटेंस का, ये हमेशा से हमारे पास था? क्या ये क्लासिफिकेशन हमेशा से हमारे पास था कि हम मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे कि एलिमेंट्स का केस ले लीजिए। अगर हम एलिमेंट्स की हिस्ट्री पे जाएं तो एलिमेंट्स की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है नोटिस करने पे। साइंटिस्ट को बहुत टाइम लग गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में और सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में बांटने में। ठीक है, बहुत टाइम तक तो पता भी नहीं था कि एलिमेंट्स होते भी हैं, नहीं होते, एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, और बहुत सारा टाइम इस बात में भी पता लगाने के लिए लग गया साइंटिस्ट को कि जो सब्सटेंस हमको मिल रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं या वो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक जो है वो 4.1 है, एलिमेंट्स देन एंड नाउ। अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर एरिस्टोटल, जो 384 से 322 बीसी तक थे, तो फिर एक फिलोसोफर आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। वो 5 एलिमेंट्स क्या है हमारे? फायर, वाटर, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, अर्थ और ईथर। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट, जो पूरा यूनिवर्स है वो इन 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बहुत सेंचुरीज बाद फिर एक दूसरे ब्रिटिश साइंटिस्ट आए। वो जो दूसरे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। और ठीक है, वो कब से कब तक थे? 1627 से 1691 तक थे। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि मैटर से रिलेटेड थे। फिर उन उस बेसिस में उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो 5 एलिमेंट्स एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किए थे वो तो भाई एलिमेंट्स ही नहीं है। वो तो एलिमेंट्स ही नहीं है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 18 सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया जिनका नाम था लेवोइजियर। फिर लेवोइजियर ने बोला कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है डेट cannot बी decomposed और broken डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता और छोटे सिंपल पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात किसने बोली? लेवोइजियर ने बोली। जैसे कि उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल से इसमें समझाया है। जैसे कि बोल रहा है कि वाटर, वाटर जो है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। किस पे ब्रेक कर सकते हैं? हाइड्रोजन में ब्रेक कर सकते हैं और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वाटर है वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर लेवोइजियर ने इसी बेसिस पे 33 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में उन्होंने 33 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई। लेकिन आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमको नोन है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक एक एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी प्रॉपर्टीज पता करना। तो इसलिए एक एक एलिमेंट्स को तो हम पकड़ के एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आओ भाई, ये एलिमेंट मिल गया, अब इसको पकड़े और एक्सप्लोर करें, इसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें और फिर ये देखें कि ये एलिमेंट है कि नहीं है। तो ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? प्रैक्टिकली ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वेज निकाले। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की, एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च की और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके बहुत सारे अलग अलग रूल्स निकाले ताकि ये सारी जो स्टडीज हैं वो सिंपल हो सके। अब बात आती है कि हमको एलिमेंट्स को अरेंज क्यों करना चाहिए? भाई जैसे पड़े हैं पड़े रहने दो, क्या क्या मतलब है इतना अरेंज करने का? क्यों करना है अरेंज? जैसे है रहने दो वैसे ही, क्यों अरेंज करना है भाई? क्या मिलेगा अरेंज करने से? ठीक है, तो अरेंज क्यों करना है?
अब घर में इतनी सारी चीज़ें पड़े रहती हैं, अगर वो अरेंज नहीं होंगी तो कैसा होगा? डिफ़िकल्टी होगी ढूँढने में, है कि नहीं? कहीं पड़ी है चादर, कहीं पड़ा है तकिया, कहीं पड़ा है टूथब्रश, कहीं पड़ा है मोबाइल फ़ोन, कोई किसी की भी एक फ़िक्स प्लेस है नहीं, तो फिर क्या होगा? वो चीज़ों को ढूँढने में दिक्कत होगी। तो हम लोग अपने घर में हर एक चीज़ें अरेंज करके रखते हैं ना, हर एक चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रखते हैं। क्लॉथ्स को क्लॉथ्स की जगह में रखते हैं, बेडशीट को बेडशीट की जगह में रखते हैं, पिलो कवर्स को पिलो कवर्स की जगह में रखते हैं। फिर हम जो अलग-अलग कपड़े पहनते हैं, उनको भी हम अलग-अलग जगह सेग्रीगेट करके रखते हैं, है कि नहीं? विंटर क्लॉथ्स को अलग रखते हैं, समर क्लॉथ्स को अलग रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनको फाइंड करना ईज़ी हो जाता है कि नहीं? जब हमको चाहिए, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही जब आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो, तो ग्रोसरी शॉप में अगर आप जाओगे, तो आप क्या देखते हो, सामान इधर-उधर बिखरा पड़े रहता है क्या? नहीं। ग्रोसरी शॉप में अगर आप जाते हो, तो सारा चीज़ें आपको अरेंज दिखती है। तभी तो आप शॉपकीपर से जाके बोलते हो कि भैया हमको दाल चाहिए। अब वो जाके दाल खोजने में उसको 1 घंटा तो नहीं लगता? लगता है क्या 1 घंटा? नहीं लगता ना, वो जाएगा तुरंत, उसको पता है दाल कहाँ रखी है, दाल के पास जाएगा, आपको ला के दे देगा। अगर उसके पास चीज़ें अरेंज नहीं होती तो उसको क्या लगता? आप गए, भैया दाल चाहिए, 1 घंटा तो दाल खोजने में लग गया, आधी घंटा आप और खड़े रहे, फिर आपको डेढ़ घंटे में दाल मिल रही है। ऐसा तो नहीं होता, है ना? तो इसलिए अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, सिर्फ़ नेचुरल लाइफ़ में ही नहीं, बल्कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स में भी हर चीज़ में अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ वे में पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ऑर्गेनाइज़ ऑब्जेक्ट, अगर जब ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती है, तो उससे हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जी बचती है। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी अटेम्प्ट्स किए कि वो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकें अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में आपने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था। क्लास 9th में आपने पढ़ा था किसके बारे में? एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भई मैम 1 साल हो गया, हम तो सब भूल गए, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 9 की है, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा है, एटॉमिक वेट पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, ठीक है? सारे एलिमेंट्स का। अब आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ मैं, वो आप ट्राई करना घर पे खुद से। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया है। तो भई अब आपको थोड़ी-सी मेहनत क्या करनी है, आपको एक छोटा-सा काम करना है कि आपको एक कॉपी लेनी है और इस कॉपी में ये सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीज़िंग एटॉमिक वेट से आपको अरेंज करके लिखना है। यहाँ पर एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं, तो इंक्रीज़िंग एटॉमिक वेट से लिखना है पहले तो, ठीक है? ज मतलब इंक्रीज़िंग एटॉमिक वेट मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक वेट बड़ा है, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक वेट बड़ा है, ऐसे करके आपको अरेंज करके कॉपी में लिखना है। और एक बार एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लिखना है और एक बार एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। मतलब इंक्रीज़िंग एटॉमिक नंबर के वे में आपको अरेंज करके लिखना है अपनी कॉपी में। और एक और तीस और ये तो 2 चीज़ हो गई कि अरेंज करना है आपको एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना है। आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं? इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर उसके बाद वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2, 8, 8 ऐसा करके हम निकालते हैं। तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स की लिखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से स्टडी करना है और ये देखना है कि क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं क्या? ये चीज़ आपको देखनी है और इसका जवाब आपको मेरे को देना है, ठीक है? तो अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा, इस चीज़ से हमको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि चीज़ों को अरेंज करके, ऑर्गनाइज़ करके पढ़ने में जो मज़ा है, वो और किसी में नहीं है कि नहीं? हुँ, तो इसलिए एलिमेंट्स का अरेंजमेंट और ऑर्गनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो स बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए कि वो एलिमेंट्स को ऑर्गनाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले इस रेस में आते हैं हमारे डॉबर्नियर सर। तो डॉबर्नियर सर ने दिया हमें लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है? अब उनका लॉ ऑफ ट्रायड क्या था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो डॉबर्नियर थे, वो थे एक जर्मन साइंटिस्ट। डॉबर्नियर जो थे, वो थे जर्मन साइंटिस्ट और उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफ़ाई किया उनके एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया ना कि एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है और एटॉमिक नंबर होता है। तो जो डॉबर्नियर सर थे, उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफ़ाई किया, ठीक है? और उन्होंने क्या किया
He placed three elements having similar properties, one below the other in increasing order of their atomic weights. इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स लिया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी और उनको क्या किया, एक के नीचे एक लगा दिया, तीन एलिमेंट्स को एक के नीचे एक लगा दिया। और उन्होंने क्या किया कि जो बीच वाला एलिमेंट था वो एक ऐसा एलिमेंट था जिसका जो एटॉमिक वेट था वो पहले और थर्ड वाले के एटॉमिक वेट का एवरेज वेट था। जैसे कि लिथियम है, इसका है 6.9 और इसका है 39.1। तो अब आप जब 6.9 और 39.1 का एवरेज निकालोगे ना तो आपको मिलेगा सोडियम का एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और बेटर क्लैरिटी मैं आपको एक दूसरी पीडीएफ दिखाती हूँ, इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लिथियम है जिसका एटॉमिक मास है 7। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम होते हैं। तो लिथियम है जिसका एटॉमिक वेट 7 है। 7 को आप 6.9 भी ले सकते हैं, अपनी अपनी जो बुक में है वो 6.9 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6.9 ले लीजिए। 6.9 7 अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। और पोटेशियम का दिया है 39। ठीक है, और हमारी पीडीएफ में कितना दिया था, हमारी पीडीएफ में दिया है 39.1। तो ठीक है, चलो चलता है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये तीनों है और अब आपको अब सोडियम का एवरेज निकालना है। तो आप सोडियम का एवरेज कैसे निकालोगे, अरिथमेटिक मीन निकालोगे, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, ऐसे इस तरीके से निकालोगे ना। क्या करोगे, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से निकलेगा आपका एवरेज। फिर इसका एवरेज क्या आएगा, ऐड करने से 46/2 और ये आ जाएगा 23। तो हमको मिल गया एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कितना मिल गया हमको, 23 मिल गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से एवरेज निकाला डोबर्नियर सर ने। क्लियर हुआ ये चीज़ कि ये लिथियम का 6.9 था, पोटेशियम का 39.1 था, तो सोडियम का 23 एटॉमिक मास कैसे आया। ठीक, अब इसी में हम देखते हैं एक ट्रायड। उन्होंने एक ट्रायड का एग्जांपल दिया है इस बुक में, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम का, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट था वो ऑलमोस्ट क्या आया, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट के एवरेज में आया। और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी कहीं ना कहीं लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी से मिलती थी। तो डॉबर्नियर ने एक लॉ दिया इस रिलेशन पे बेस्ड। उन्होंने ये बताया कि डॉबर्नियर ने फिर जो लॉ दिया उसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, और लॉ ऑफ ट्रायड क्या बोलता था कि व्हेन थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिटन in order of their increasing atomic weight, the atomic mass of the middle element is the average of the atomic weight of the remaining two elements and its properties lies in the middle of the two। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बीच में रहेंगी, वो दोनों एलिमेंट्स के बीच में रहेगी उसकी प्रॉपर्टीज, और उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो बाकी के दो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के एवरेज होगा। तो और जो डोबर्नियर थे, डोबर्नियर कुड फॉर्म ओनली थ्री ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। मतलब उन्होंने सिर्फ थ्री ट्राइड्स फॉर्म किए थे। थ्री ट्राइड्स मतलब सिर्फ तीन एलिमेंट नहीं भाई, थ्री ट्राइड्स का मतलब तीन ग्रुप ट्राइड्स का। ठीक है, एक तो ये ग्रुप हो गया, वैसे ही और दो ग्रुप उन्होंने और फाइंड आउट किए। तो उन्होंने सिर्फ तीन ही ट्राइड्स फाइंड आउट किए थे अपने टाइम पे, और वो ट्राइड्स फाइंड आउट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो लॉ था ये बस कुछ ही एलिमेंट्स के केस में ट्रू हो पाया था और बाकियों के लिए नहीं हो पाया था। तो जिस वजह से इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। फिर जैसे-जैसे लोगों को पता चला कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं उनके एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे, तो और भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया कि वो ऑर्गेनाइज कर सके एलिमेंट को। ठीक है, तो ये जो तीन ग्रुप है ट्राइड्स के, एक तो ये रहा, हमने पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ये लिथियम के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, सोडियम, ये पूरा एक ग्रुप है ये वाला। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ग्रुप है। और ये ये वाला जो है ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप है कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का। और ये तीसरा ग्रुप है क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ठीक है, तो ये तीन ही ट्राइड्स थे जो वो डिस्कवर कर पाए थे और वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो फिर बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, बाद में जैसे जैसे लोगों को और पता चला कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी एटॉमिक वेट्स और
के बेसिस पे और उनको अरेंज कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज की और उन्होंने भी अटेम्प्ट किया कि वो ऑर्गेनाइज कर सके एलिमेंट्स को। ठीक है, अब इसी रेस में आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या थे ये देखते हैं। तो जो न्यूलैंड थे उनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड और ये थे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1837 से 1898 तक थे और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव से, इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? तो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो उन्होंने भी यही चीज बोली कि जो एलिमेंट्स होता है ना उनको हम लोग उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं। ठीक है, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट पे अरेंज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो एट्थ एलिमेंट आएगा ना इस सीरीज में, जो भी एट्थ एलिमेंट आएगा उस एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले सबसे फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होगी। हम थोड़ा और आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे अरेंज किया उन्होंने और कैसे एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर आ रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो उन्होंने प्रॉपर्टी बोली, ये बोली कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ऑक्टेव्स के ऑक्टेव से कंपेयर किया। ऑक्टेव्स क्या होते हैं? 8 नोट्स होते हैं हमारे म्यूजिक में। म्यूजिक में हमारे पास 8 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये 8 नोट्स होते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी और नी के बाद वापस आता है सा। तो 8th नोट और फर्स्ट नोट क्या होता है? रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स में भी वैसा ही होता है कि हर 8th एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेम्बलेंस शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को कंपेयर किया ऑक्टेव से, म्यूजिक नोट्स वाले ऑक्टेव से, तो उन्होंने अपनी ये जो डिस्कवरी थी, अपना ये जो लॉ था, उसका नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो जब उन्होंने ये चीज की तो वो क्या किए, उन्होंने 56 पोजीशन तक सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन का रखा और हाइड्रोजन के बाद जो एंड वाला जो एलिमेंट था वो था उनका थोरियम, जो कि 56 पोजीशन पे था। तो इस तरीके से कुछ न्यूलैंड ने क्या किया, अरेंज किया था सारे एलिमेंट्स को, जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, ये है हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव्स का टेबल। ऊपर में यहाँ पर हमारा इंडियन म्यूजिकल नोट सिस्टम लिखा हुआ है, सा रे गा मा पा धा नी और नी के बाद वापस आ जाता है सा। वैसे ही हमारा अब एलिमेंट्स में कैसा चल रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आ रहा है फ्लोरीन। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होगी। लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि ये है फर्स्ट, यहाँ से मान के चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और फिर ये एट्थ। तो ये और ये इसलिए इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आई। वैसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो उन्होंने ये ऐसे अरेंज किया 1 2 3 4, ये सारे इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है इस टेबल में। तो फर्स्ट और फर्स्ट के बाद उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट था वो दोनों में प्रॉपर्टीज का क्या आ रहा था, सिमिलैरिटी आ रही थी। वैसे ही ये लिथियम सेकंड था, तो उसके बाद फिर 7 एलिमेंट्स को छोड़ दो, फिर जो एट्थ एलिमेंट होगा उसके में और लिथियम में प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी, तो वो एलिमेंट कौन सा था, सोडियम। तो इस तरीके से अरेंज किया लॉ न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स। ठीक है, एलिमेंट्स को इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। इसके बाद इसके बाद जो चीज आ रही है वो है क्या, कि जो न्यूलैंड की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन को उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन से सिमिलर बताया। ठीक है, और वैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम को सोडियम के सिमिलर बताया। पर जो न्यूलैंड का भी जो ऑक्टेव का लॉ था वो भी उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। बहुत सारी लिमिटेशंस थी मतलब वो सही नहीं था बहुत सारी जगह पे, जैसे कि वो 56 एलिमेंट से ज्यादा उन्होंने अपने टेबल में अकोमोडेट ही नहीं कर पाए एलिमेंट्स। बाद में और नए नए एलिमेंट्स आए,
तो वो जो नए एलिमेंट्स थे उनको वो अरेंज ही नहीं कर पाए कि वो नए एलिमेंट्स को कहाँ डालेंगे, क्योंकि वो नए एलिमेंट जो थे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो ये हमारे पहली लिमिटेशन थी न्यूटन के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की कि इट कुड accommodate only 56 elements and did not have any place for new elements. उसके बाद क्या हुआ? It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium. सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे वो ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस नहीं करते थे। उसके बाद फिर आया उसके बाद क्या आया कि इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज, हाँ ये तो हो गया। फिर उसके बाद क्या आया कि न्यूलैंड्स पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। कुछ कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे जिनको उन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया था। जैसे कि आयरन जो था, आयरन को उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ प्लेस कर दिया। जबकि आयरन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर में तो फिर भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगी, पर आयरन और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है भाई, ये तो मेटल है, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल के साथ उन्होंने कैसे रख दिया। फिर इस तरीके से क्या हुआ, जो न्यूलैंड का जो लॉ था वो अनसक्सेसफुल हो गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारे उसमें चल रहे हैं। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आपको आंसर देना है। लुक एट द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें ग्रुप ए दिया हुआ है, ग्रुप ए में लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि इधर कौन सा एलिमेंट होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, अब बताइए। लिथियम का हमने पढ़ा था ना कि एलिमेंट कौन सा होता है लिथियम के साथ जिसका 23 होता है, सोडियम। एग्जैक्टली Na। ठीक है, तो Na आएगा वहां पर। ठीक है, लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज होता है एटॉमिक मास वो होता है 23, और वो किसका होता है, सोडियम का। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बोल रहा है कि स्ट्रोंशियम का एवरेज एटॉमिक मास, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास आप निकाल लेंगे। अभी हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाय 2, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा। वैसे ही क्लोरीन और आयोडीन का दिया है और ब्रोमीन का निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करिएगा और डिवाइड बाय 2, तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन। डॉबर्नियर्स डॉबर्नियर्स जो था उन्होंने दिया था हमको लॉ ऑफ ट्रायड। तो लॉ ऑफ ट्रायड में उनकी लिमिटेशंस क्या थी, ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो उनकी जो लॉ ऑफ ट्रायड थी उनमें क्या आई थी लिमिटेशंस। तो द लिमिटेशंस ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन वाज दैट इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द देन एलिमेंट्स, मतलब और भी जो बाद में एलिमेंट्स आए थे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बाद में जो एलिमेंट्स आए थे उनको वो ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज करने में फेल हो गए। Daubernier could identify only 3 triads from the elements known at that time, so his classification of elements was not much successful. तो उन्होंने सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रायड्स फाइंड आउट किए थे पूरे एलिमेंट्स में, और कोई भी एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। उनकी जो ये क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है कि लुक एट द टेबल 3 एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट सोडियम विल रिजेंबल। हमको टेबल 3 में देखना है, ये रहा टेबल 3, और बोल रहा है कि टेबल 3 में हमको देख के ये बताना है कि सोडियम की प्रॉपर्टी जो होगी किससे किससे रिजेंबल करेगी। तो ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि सोडियम की प्रॉपर्टी किससे किससे रिजेंबल कर रही है। सोडियम की प्रॉपर्टी किससे किससे रिजेंबल कर रही है, लिथियम और पोटेशियम से। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। आगे वाली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लोथर मेयर्स का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या था। ठीक है, तो आई होप सो आज आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या होता है। लॉ ऑफ ट्रायड्स को डोबर्नियर ने दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को न्यूलैंड ने दिया था। आप एक बार और गो थ्रू कीजिएगा इस वीडियो से, और आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी। और आप कोशिश करिएगा कि एवरेज निकाल निकाल पाए आप, जो लॉ ऑफ ट्रायड्स था उसमें। ओके, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, और आगे की चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से थैंक यू, और अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए और बार बार वीडियो से गो थ्रू होते रहिए। थैंक यू।